बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद सलीम पट्टीवाला साहब, मोहतरम वासिफ हुसैन शेख साहब, प्रेसिडेंट अलबरका क्रेडिट एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मोहतरम डॉक्टर इफ्तिखार मलिक साहब, प्रेसिडेंट सहूलत इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट सोसाइटी मोड़ासा और जनरल बॉडी मेंबर सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी दिल्ली और मुख्तलिफ ज़िला से तशरीफ लाए इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट के जिम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं हम। बहुत सारी बातें हमारे सामने पहले से भी आती रही हैं और अभी भी तस्कीर पे भी बातें आई। मोहतरम अमीर हल्का ने आपके सामने बात रखी कि कुरान किस तरह रहनुमाई करता है कि बैलेंस हर चीज़ में होना चाहिए, इवन माल में भी, माशियात के अंदर भी होना चाहिए। लेकिन ये हम देखते हैं, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि वेल्थ जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। तकरीबन कई जो स्टडीज़ आई हैं हमारे सामने, 1 से 2% लोग जो टॉप हैं वो तकरीबन 50% ऑफ वेल्थ ऑन करते हैं और बाकी के जो 98% लोग हैं, बाकी के आधा जो है वो करते हैं। ये मिलियंस ऑफ रिमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जिसकी वजह से यही है कि मालदारों के बीच ही अक्सर दौलत गर्दिश करते रहती है। ये एक हकीकत है हमारे सामने, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया की सियासत को भी मैनिपुलेट करते हैं और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये फाइनेंस जो कुछ लोग कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से जो वेल्थ जनरेट होती है वो किसी एक ताल्लुक में रहती है, एक लोगों को कुछ उसमें। और इसी तरह हमारा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा ही है कि हमारे यहाँ भी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ तो देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी 22-23 का जो स्टडी था तो तकरीबन 1% लोग जो है वो 40% वेल्थ के मालिक हैं और टॉप 10% जो है तकरीबन 2/3 वेल्थ को ऑन करते हैं। और ऐसा एक स्टडी आया है कि 1% लोग जो है तकरीबन 22.6% नेशनल इनकम की हिस्सेदारी उनकी रहती है। तो क्या वजह है कि ऐसे जो टॉप मालदार लोग हैं उनके बीच ही वेल्थ रहती है और उनकी अर्निंग के अंदर ही खुसूसी इजाफा होता है। तो जब स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो लोग हैं, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं या जो मजदूरी करने वाला तबका है, उनके पास फाइनेंस का लिमिटेड एक्सेस होता है, जिसकी वजह से वो अपनी जो भी टैलेंट को है सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। उनकी जो भी ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस की, वो हाई बोरिंग कॉस्ट की वजह से डिपेंडेंस रहते हैं वो इनफॉर्मल लेंडर्स पे। न तो उनको बैंक फाइनेंस करती है और न ही उन्हें फिर सही तरीके से फाइनेंस मिलने की वजह से वो जो इनफॉर्मल लेंडर्स है, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के अंदर सूद वसूल करते हैं, उनसे उनका रहता है। और दूसरा वजह यह है कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी उनके बीच नहीं रहती, जिसकी वजह से वो अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। इससे वजह से होता ये है कि फाइनेंशियल इनइक्वालिटी बढ़ती है और कैपिटल जिसके पास होता है उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है, उसके पास आमदनी होती है, उसके बाद वेल्थ क्रिएशन होता है। तो जिनके पास कैपिटल रहता है कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस, वो तरक्की करता है, और जिनके पास कैपिटल यानी कि फाइनेंस हासिल करने में मुश्किलात से आती है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये जो फाइनेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऐसा एक इंजन है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, जो फाइनेंशियल सर्विस की बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम रखता है हमारी जीडीपी के अंदर। जो हम यहाँ पे देख लें
तो तकरीबन 2025 के अंदर 55% ऑफ जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर के अंदर जो है फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज का शुमार होता है, और उसके अंदर यानी फाइनेंशियल भी अच्छा खासा शेयर रखता है, तो वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हम देखेंगे 273 लाख करोड़ जो है वो 2025 के अंदर कंट्रीब्यूशन था सर्विस सेक्टर का। तो फाइनेंस से क्या है, जैसे हम जानते हैं कि जब एक फाइनेंस आता है तो 1 रुपया जो है वो प्रोडक्टिविटी कैसे क्रिएट करता है। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, हाउस होल्ड इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन डिमांड बढ़ती है, और फिर फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर उसका हिस्सा था। इसीलिए फाइनेंस जो है अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है इसके अंदर, एग्रीकल्चर में, एमएसएमई में, ट्रेड में। तो जिसका फाइनेंस में जिस तरह अगर हम स्टेबल रहेंगे, अगर जितने लोगों को मिलेगा जो माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लोग के लेंगे, तो वो तरक्की की राह पर आगे चल सकते हैं। अब हम देखते हैं माइक्रो फाइनेंस। फाइनेंस सच तो बड़ा फील्ड है, लेकिन हम जिस एरिया को सर्व कर रहे हैं वो माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर है। तो ये कैसा इस माइक्रो फाइनेंस का भी हम देखते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। तकरीबन 6.6 करोड़ अलग अलग बोरोवर्स हैं जो माइक्रो फाइनेंस सिस्टम के अंदर सर्विस ले रहे हैं। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो जो है वो 3.77 लाख करोड़ का है। मैं ये बात कर रहा हूँ ओवरऑल मुल्क की। उसके अंदर एक स्टडी ने जो दिखाया है कि तकरीबन 1.25 से लेकर 3.5% के कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो माइक्रो फाइनेंस का ग्रॉस वैल्यू एडिशन के अंदर रहता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो की मैसेज इससे हमें क्या मिलता है कि माइक्रो फाइनेंस इज नो लॉन्गर अ वेलफेयर एक्टिविटी। यानी जो ये समझते हैं कि माइक्रो फाइनेंस सिर्फ एक वेलफेयर एक्टिविटी है, ऐसा नहीं है। अगर इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो जीडीपी के अंदर भी ये अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी ये एक मौका पैदा करता है। तो जब हम मेन स्ट्रीम के अंदर माइक्रो फाइनेंस का सही तरीके से इस्तेमाल करके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तो अब हम आते हैं कि अगर इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जिसके हम सब लेकर चल रहे हैं, तो वो क्यों जीडीपी में अच्छी तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो हमें भी हमारे जहन को थोड़ा सा खोलने की जरूरत है कि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो सिर्फ बेशक हमारा जो मोटिवेशन है वो ये है कि लोगों को सूद की हुर्मत से बचाना है, और फाइनेंशियली जो लोग एक्सप्लॉइट है, जितना शोषण वगैरह उनको भी बचाना है। तो सोशल सर्विसेज तो इसका सेक्टर है ही, लेकिन इसको अगर हम सही तरीके से प्लान करके काम करेंगे तो हम इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव के जरिए अच्छा खासा हम कर सकते हैं। तो सहूलत क्या कर सकता है, तो सहूलत जो है मैं सहूलत से मुराद हमारी सहूलत की एफिलिएटेड सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो कम्युनिटी के रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकता है। सपोर्ट माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, जो लोग हैं जो नॉन फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड है, जिनको लोग फाइनेंस नहीं करते, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को भी वो सपोर्ट कर सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर सकता है। लोग बहुत अच्छी डिग्री हासिल करके आ जाते हैं, लेकिन एक बुनियादी कैपिटल ना होने की वजह से वो अपनी शुरुआत नहीं कर सकते, तो वहां पे प्रमोट कर सकता है। इनफॉर्मल मनी लेंडर्स, जो लोग ब्याजखोर सोसाइटी में लीगली इलीगली जो बने हुए हैं, उनके पर जो डिपेंडेंट है एक छोटी सी जरूरत के लिए भी, वहां से भी लोगों को जो डिपेंडेंसी है इनफॉर्मल मनी लेंडर से, उनसे भी बचा सकता है। लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करा सकता है। सर्कुलेट वेल्थ विद इन द कम्युनिटी, तो हम कम्युनिटी के अंदर यानी उसके अंदर भी वेल्थ को सर्कुलेट करने का सिस्टम कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक उन कम्युनिटी के भी आगे बढ़ सकती है। तो हमारा विजन क्या है, नॉट मेरली फाइनेंसिंग पीपल, बल्कि बट फाइनेंसिंग प्रोडक्टिविटी, डिग्निटी एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। तो हम फाइनेंस सिर्फ नहीं करना चाहते, मनी देना नहीं चाहते, बल्कि उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो और वो डिग्निटी के साथ हो, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हो, ये हम हमारे सारे मेंबर्स को देना चाहते हैं। अब ये आते हैं कि व्हाई सहूलत मैटर्स इन रिमूविंग डिस्पैरिटी, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जो स्टडी आपके सामने पेश की गई कि मालदार ही मालदार होता जाता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ जो है वो कुछ लोग हैं, तो हम कैसे उस गैप को दूर कर सकते हैं कि ये क्या है। तो जो अपॉर्चुनिटी है उसको सहूलत का जो काम है वो डिस्पैरिटी को दूर करने का काम है। जैसे कि हमें हमारा मजहब इस्लाम कुरान की रहनुमाई है
कि हमें हर जगह पे रखना है, और तस्कीर के अंदर वो बात अच्छे से आ गई थी। तो हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी स्किल्स हैं, बिजनेस आइडियाज हैं, वर्क है, एथिक है, एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है, जैसी सारी चीजें होती है, लेकिन उनके पास एक्सेस टू एथिकल फाइनेंस, जब उन्हें फाइनेंस मान लो बैंक देती भी है तो वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है, तो उसके वेंचर का चाहे जो भी हो उसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोलेटरल जो देना रहता है तो उसको लौटाना होता है। जो एथिकल फाइनेंस ना होने की वजह से वो स्किल्स या बिजनेस आइडियाज को वो या तो वो शुरू ही नहीं कर पाते हैं, और शुरू करते हैं तो जरा से चैलेंजेस आने के बाद उसे इमेच्योर किलिंग हो जाती है उसकी, और वो आगे बढ़ नहीं पाता, पनप नहीं पाता है। तो एक्सेस टू एथिकल फाइनेंस ना होने की वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं। एक्सेस टू एफोर्डेबल कैपिटल, मैंने जैसा तस्करा किया कि उनको कैपिटल मान लो सूद से भी मिलती है तो उस लेवल पे नहीं होती जहाँ पे वो एफोर्ड कर सके, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते। तो उनके पास दूसरा ये होता है कि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, फाइनेंशियल गाइडेंस नहीं होता है कि कौन सी कैपिटल कहाँ लगाना, कितना लगाना, जिसकी वजह से भी वो काम अपने नहीं कर पाते। तो सहूलत की जिम्मेदारी ये है, हम सिर्फ उन्हें मनी डिपॉजिट ही नहीं लेंगे, उनको मनी लैंड ही नहीं करेंगे, बल्कि उनकी गाइडेंस भी करेंगे। बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी भी हमारे मेंबर्स को देना ये हमारी जिम्मेदारी में से, ताकि वो तो सहूलत के रिलेटेड जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उनके मेंबर्स को बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी भी करें, और जो कारोबारी लोग हैं उनको अगर फाइनेंशियल गाइडेंस पहुंचाई जा सके वो भी हमें देखना चाहिए। तो सहूलत इस तरह सोसाइटी के अंदर डिस्पैरिटी दूर करने के अंदर काम कर सकता है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट मेक्स अ डिफरेंस, इट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन विद डिग्निटी, जैसा कि बात आ गई है, ये इस तरह से हम अगर काम करते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो हमारा विजन क्या है, ट्रांसफर बेनिफिशियरी इनटू कंट्रीब्यूटर्स। अब मैं आता हूँ एक फिगर्स, थोड़ा सा आप लोग दिलचस्पी रखने वाले तो समझें। हम ये जानते हैं कि हम सारे लोग सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी दिल्ली से एफिलिएटेड हैं। हमें जो गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि क्या किस तरह, तो ये एक डेटा है जो 31 मार्च 2026 के ईयर जो एंड हुआ उसके अंदर ये है। तो इसमें जो कॉलम है स्टेट वाइज ये स्टडी है, तो टोटल 69 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और उसकी 130 ब्रांचेस हैं पूरे मुल्क भर में, और तकरीबन 4,05,680 मेंबरान की तादाद है। और इसका जो शेयर कैपिटल है वो 50.41 करोड़ का टोटल शेयर कैपिटल है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, महाराष्ट्र एक नंबर पे है, वो आप देख सकते हैं। और डिपॉजिट का बैलेंस है वो 418.61 करोड़ है, और लोन आउटस्टैंडिंग जो है वो 316.70 करोड़ है। और ड्यूरिंग द ईयर 25-26 डिपॉजिट मोबिलाइज जो रहा वो 1,911.16 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर आया, और लोन डिसबर्स जो ड्यूरिंग द ईयर की गई वो 690.59 करोड़ रुपए की गई। उसके नीचे गुजरात का तस्करा है, आप देख सकते हैं, कंपेरिजन किया गया है। तो 9 कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें एक फंक्शनल नहीं है, बाकी 8 फंक्शनल हैं, और उसकी 11 ब्रांचेस हैं जो मार्च 26 तक का डेटा है। इसमें जो अभी बीजापुर की सोसाइटी है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसको करने के बाद वो 10 सोसाइटी और 12 ब्रांचेस हो जाती है। और तो 15,033 मेंबर हैं, उसका शेयर कैपिटल 1.60 करोड़ है, 13.10 करोड़ का डिपॉजिट बैलेंस है, 10.02 का लोन आउटस्टैंडिंग है, और 26.15 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर डिपॉजिट मोबिलाइज की गई थी, और 12.79 जो है। तो अब हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि टोटल नेटवर्क के अंदर और गुजरात की हिस्सेदारी क्या है। तो 69 सोसाइटीज के सामने 9 सोसाइटीज हैं, तो 13% टोटल शेयर है। अगर देखें तो 130 ब्रांचेस हैं इन टोटल, 11 ब्रांचेस यानी 8% है। तो मेंबर्स जो हैं वो 4,05,000 ओवरऑल इंडिया में है, और हमारे 15,000 हैं जो पूरे गुजरात में है, वो तकरीबन 4% है। और इसी तरह देखते हैं तो शेयर कैपिटल 3% या 2% के बीच में हमारा इन नंबर्स ब्रांचेस में देखें तो 8% तक हम हैं, लेकिन इन बिजनेस के अंदर जो कंपेयर टू ओवरऑल इंडिया का फिगर्स के सामने देखते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन तकरीबन 2 से 3% के बीच में है, जहां पर हमें यानी पोटेंशियल है हमारे पास, क्योंकि काफी देरी से हमने शुरुआत की है, तो ये आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले सालों में इंशाल्लाह इसके अंदर अच्छी खासी रहेगी।
अभी एक दो टॉप स्टेट जो हैं उसके सामने अगर हम कंपेयर करें तो महाराष्ट्र जो है वो 21 सोसाइटीज हैं उसके पास और 1,69,757 मेंबरान की तादाद है। तो पर सोसाइटी जो है वो 8,084 मेंबर है। आंध्र प्रदेश देखते हैं तो उसके पास 1,14,000 मेंबर्स हैं, लेकिन 17 कोऑपरेटिव्स हैं उनकी। तो पर सोसाइटी जो 6,722 मेंबर्स की तादाद है। गुजरात में 15,033 मेंबरान हैं और 9 कोऑपरेटिव्स हैं, तो 1,670 की एवरेज है। तो इस पर हमें ये देखना है कि हमारा पास पोटेंशियल काफ़ी है, यहाँ पे नंबर जो तादाद है बढ़ाई जा सकती है। तो ये जर्नी जो हमारी रही है, ये स्टेटिस्टिक्स दिखाने का मकसद ये था खास करके कि हमें काफ़ी पोटेंशियल अभी भी है। गुजरात एक अच्छा खासा माना जाता है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, फाइनेंस सेक्टर बहुत है, इवन माइक्रो फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो हमारे पास अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारा प्रेजेंस नहीं है। तो हमारे नेटवर्क में जितने लोग हों जिनको हम ये रग़बत दिला सकते हैं उनको दिलाएं, तो कोऑपरेटिव्स की तादाद बढ़ेगी। और जहाँ पर ऑलरेडी हम हैं तो वहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन कैसे मतलब किया जा सके, इसको कैसे हम पब्लिसिटी पहुँचा सके, ताकि उस शहर में, उस जिले में, उस गांव में रहने वाले लोग उसके बेनिफिशियरी बन सके और उसको आगे चला सके, इसकी भी हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव हैं जो हमने देखे हैं ऑलरेडी। तो जो जिस तरह से हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो रियलिटी है, तो इमीडिएट अभी हमको जो देखना है अभी क्या हम फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर के अंदर से कैसे चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये देख लें। क्योंकि हमारा जो बराह रास्त कंपटीशन है वो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो ऑलरेडी है वो है, साथ ही साथ जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर उनके साथ हमारा देखने जाए तो उनका ही मार्केट शेयर है कहीं ना कहीं। या तो जो इनफॉर्मल मनी लेंडर हैं, यानी जो लोग गलत तरीके से मतलब गैर कानूनी तौर पे भी लोगों को फाइनेंस करते हैं, उनके ही मार्केट शेयर के अंदर हमें ये करना, तो वो तो हमारे अभी कंपैरिजन में नहीं है। लेकिन जो लोग हैं, क्योंकि जिन मेंबर्स को हम अपने पास अट्रैक्ट नहीं कर पाते, उनके पास बहुत सारी चैलेंजेस ऐसे आते हैं कि भाई बैंक के अंदर उन्हें बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। कई लोग आपसे सवाल करते होंगे कि भाई चेकबुक आपके यहाँ मिलती है क्या, ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है क्या, इस तरह के सारे वजह। तो कई लोग विलिंगली चाहते हुए भी हमारे पास डिपॉजिट नहीं रख पाते और करोड़ों रुपए उनके पास बैंक के करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पड़े रहते हैं, जहां से उनके ऊपर इवन सेविंग्स में इंटरेस्ट भी जो आता है तो वो अपने लिए वो इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसे बिना सवाब की नीयत से निकाल देते हैं। तो अगर हम ऐसी कोई चीजें अपने पास ऐसा अगर प्रोवाइड कर पाए तो वो हम उनके डिपॉजिट को अच्छे से हम ला पाएंगे। तो इसी वजह से जो सहूलत ने काफी स्टडी किया लीगली, आरबीआई के पैरामीटर, टेक्नोलॉजिकल के बाद देखने के बाद काफी स्टडी पिछले 3-4 सालों से चल रही थी। अभी एक ऐसा वे आउट मिल सका है कि जिसके अंदर जो यूपीआई सर्विसेज है, जो मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज है, वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिंक करके कैसे हम मेंबर, तो वही जो मोबाइल बैंकिंग आज कोई जीपे से या वैसे जो लोग ट्रांसफर कर लेते हैं, तो अभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर भी अपनी सोसाइटी के विद इन द मेंबर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और अपने इंटर, जिस तरह बैंक के एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जाता है, इसी तरह ठीक बैंक की तरह वो अपनी मोबाइल बैंकिंग से भी वो चीजें ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक लीगली इसका अप्रूवल मिल गया और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो 3 सोसाइटीज ने इसकी शुरुआत की है। इसमें गुजरात की अलबरका ने भी इसका मतलब ऑलरेडी ऑनबोर्ड एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले इसको हम 3 सोसाइटीज में, सहूलत के जो 130 ब्रांचेस हैं उसमें से 3 सोसाइटी को शॉर्टलिस्ट किया गया है कि जिसके अंदर वो लोग स्टार्ट करेंगे। तो अलबरका ने पिछले 1.5 महीने से इसकी प्रोसीजरल जो है चीजें चल रही थी, अब ये फाइनल स्टेज पे है, तकरीबन हफ्ता या 15 दिन के अंदर इसका वो आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इसकी थोड़ी कॉस्ट होती है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना इसकी कॉस्ट है इस सर्विसेज को अवेल करने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास मेंबर की तादाद है और डिपॉजिट इसकी वजह से हमारे पास ज्यादा मोबिलाइज हो सकती है, इन टर्न हम उसको डिप्लॉयमेंट अच्छा कर सकते हैं, तो ये कॉस्ट बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो हम इसको अफोर्डेबिलिटी में ला सकते हैं। तो ये डिजिटल इसके अंदर अपग्रेडेशन करने की जरूरत है, तो इस पर भी काम किया जा सकता है और हो रहा है। प्रोफेशनली मैनेज करने की जरूरत है, मतलब हमारी जितने भी कोऑपरेटिव हैं सारी वो जितनी अच्छे से प्रोफेशनली मैनेज होंगी
उतना बेहतरीन सर्विसेज हम दे सकेंगे और मार्केट को डिलीवर कर पाएंगे। सही प्रोडक्ट रहेगी तो उस प्रोडक्ट अपनी नीड के हिसाब से डिजाइन करना और उसको चलाना, ये भी हमारी हर कोऑपरेटिव की जिम्मेदारी कि अपने फोल्ड में रहने वाले मेंबरान की जरूरतों को समझे और उसको विद इन शरिया कॉम्प्लायंट कैसे हम दोनों चीजों में लीगली भी हो सके और साथ में शरिया कॉम्प्लायंट भी रहे, तो उसका कैसा स्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है, इस पर हम अगर जो प्रोफेशनल लोग होंगे, थोड़ा जो इस चीज को समझने वाले तादाद होगी, तो हम इस पर डिजाइन करके काम कर सकते हैं। ऐसे ही एक प्रोडक्ट हमने जैसे सोचा है कि इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो लोगों की नीड हो गई है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस चूंकि ये इसके अंदर बहुत सारी शरिया की कबाहत होने की वजह से कई उलमाए कराम ने इसको हराम का फतवा दिया है, इसलिए लोग नहीं ले पाते, जिसकी वजह से होता यह है कि जो लोग छोटे हैं जिनके पास आमदनी बड़ी मुश्किल से 10-12 हजार होती है, लेकिन उनके यहाँ छोटी सी बीमारी अगर आती है तो वो उसके शिकार हो जाते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं और इतने बड़े सूदी कर्ज में होते हैं कि बाज़ औक़ात उनको फिर खुदकुशी करनी पड़ती है या गलत तरीके से उनका फिर शोषण किया जाता है। तो ये भी प्रोडक्ट अंडर डिस्कशन है, सहूलत की टीम में टॉप डॉक्टर इफ्तिखार साहब भी इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि हमारे मेंबरान के दौरान क्या म्यूचुअल कोऑपरेशन से कोई हम हेल्थ का एक ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हैं जिससे उनकी जरूरत पड़ने पर इलाज किया जा सके, तो ये भी अंडर डिस्कशन है। तो ये जो सहूलत है हमारे, तो ये आने वाले जो वक्त की जरूरतों के हिसाब से अपने आप को डेवलप करते हैं और चीजें चलाने की कोशिश करते हैं जिससे सस्टेनेबल हो सके हमारा, क्योंकि कोऑपरेटिव चलाना और उसको एक शुरू करना आसान होता है, इसको सस्टेन कर पाना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है लंबे टाइम तक ना। और सस्टेन करने के साथ साथ हमें उसको स्केलेबिलिटी करना पड़ेगा, मतलब कि वो जब तक वो बढ़ते नहीं रहेगा, आज हमारे यहाँ 100 मेंबर हैं, 200 नहीं होंगे, 500 नहीं, आज डिपॉजिट 1 करोड़ की है और जब तक वो स्केल नहीं होगी तब तक उसकी बेनिफिशियरीज की तादाद नहीं होगी और फिर वो ज्यादा लंबे टाइम तक उसको रख पाना वो मुश्किल हो जाएगा। और स्टैंडर्डाइजेशन, तो एक जैसे कि हम एक यूनिफॉर्म एक मकसद के तहत है कि इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाना चाहते हैं, तो हमारे बीच एक यूनिफॉर्मिटी हो। तो जैसे एक ऑल ओवर इंडिया तो हम सहूलत के साथ जमा है, लेकिन साथ में गुजरात के अंदर एक अलग कोऑपरेटिव एक्ट है, उसके कॉम्प्लायंस की बात हो और फिर हमारे हिसाब से जो नीड है जिस जिस शहर की जिस तरह से उस पर भी काम कर सके, तो इस तरह हमें विद इन स्टेट भी एक हमारा, जिस तरह से वासिफ साहब ने बताया कि हमको ऐसा मिलते जुलते रहे जिससे एक सोसाइटी के अंदर होने वाले जो चैलेंजेस हैं या दूसरे जो सॉल्यूशन है वो दूसरी सोसाइटी को अगर मिलता है तो वहां पर उन चीजों को करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें जो हम काम करेंगे इंटरनल कोऑर्डिनेशन से क्या मुराद है, ये जैसे मैंने कहा कि ये ऑप्शनल नहीं है बल्कि जरूरी है, तभी हम इसको स्केल भी ले सकेंगे। तो हर सोसाइटी तो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट है, उसकी ऑटोनॉमी है, वो अपने हिसाब से काम करेगी, लेकिन इंटरनल कोऑर्डिनेशन के अंदर हम ये रहेगा कि जो भी क्रिटिकल फैक्टर हैं, जैसे रिस्क, कहीं सोसाइटी में आता है कि कोई इंटरनल फ्रॉड कुछ निकलता है, कहीं प्रॉब्लम होती है या किसी के अंदर हमें इवन फाइनेंसिंग के अंदर कोई इश्यूज आते हैं, तो वो किस तरह से हम प्रूडेंशियली देखा जाए, नॉर्म्स कैसे डिफाइन किए जाए जिससे रिस्क जो है मिनिमाइज हो सके। रेगुलेटरी जो भी कंप्लायंसेस है, चाहे वो स्टेट एक्ट के हों या इनकम टैक्स या जीएसटी रिलेटेड हो, उसको भी हम जायजा ले सके, देख सकें, कर सकें। टेक्नोलॉजिकली जिसका मैंने तस्करा किया, जो अपग्रेडेशन है जिससे हमारी नीड है, तो उस पर भी हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं वो हो। फिर हमारी टीम का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, खास करके हमारा जो स्टाफ है जो डील कर रहा है मेंबर्स के, उसका भी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होनी चाहिए। और हमारे बोर्ड मेंबरान हैं जो डिसीजन ले रहे हैं, जो बीएमसी मेंबरान है जो एप्लीकेशंस को रिव्यू कर रहे हैं, उसका भी ट्रेनिंग लगातार होना जरूरी है, जिससे जो भी स्टडी आ रही है उसके सामने हम देख सके कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन भी बर वक्त लाया जा सके। तो अगर कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता है तो हमारे यूनिफॉर्म विजन और मिशन होने के बावजूद भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वो जो हमारे सामने आते हैं और उसकी अकाउंटिंग में, उसके प्रेजेंटेशन में सारी चीज़ें रहती हैं। इसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज भी रहती हैं, कंप्लायंस का रिस्क रहते हैं, जैसा मैंने कहा कि बराबर, क्योंकि सारे कोऑपरेटिव के अंदर बहुत सारे प्रोफेशनल हो जरूरी नहीं है, इसीलिए हमें बोर्ड को भी ट्रेन करते रहना, जिससे
कॉम्प्लायंस और रेगुलेशन वगैरह के रिस्क जो न रहे, नॉन कॉम्प्लायंस ना हो, क्योंकि अगर हम इसको लंबे वक्त तक ले जाना चाहते हैं तो हमें लीगली कंप्लायंट रहना पड़ेगा, अपने उसूलों के साथ भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमें सुनने को मिलते रहते हैं कि जहाँ पर लोगों की जो डिपॉजिट्स है सही तरीके से ना मैनेज करने की वजह से वो डूब जाती हैं, लोगों के ट्रस्ट डूब जाते हैं। इस्लामिक फाइनेंस के नाम पे बहुत बड़े-बड़े फ्रॉड इस मुल्क में हुए हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक बहुत सारी डूब गई हैं। तो यही इन सब चीज़ों पर लगातार हम नज़र तभी रख पाएँगे जब उसके लिए कॉम्पिटेंट टीम हमारे पास होगी और हमारी उसी दर पर ट्रेनिंग होगी, तब हम उन चीज़ों को देख सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे। जैसा मैंने कहा कि मैनेजमेंट, इंटरनल फ्रॉड वगैरह देखना, गवर्नेंस के अंदर जो फेलियर हो जाता है, कंप्लायंस ओमिशन, इन सब चीज़ों को हम अवॉइड करने के लिए अगर हम आपस में मिलते-जुलते रहेंगे और हमारी सोसाइटीज़ का सही से जायज़ा लेते रहेंगे तो ये होगा, क्योंकि अगर एक भी कोऑपरेटिव सोसाइटी सिस्टम में अगर फेल हो जाती है, तो मार्केट में यही जाएगा कि वे सहूलत है सच जो इतना बड़ा दावा कर रही थी, उसका इकोसिस्टम फेल हो गया। तो हमें हर कोऑपरेटिव को एक दूसरे का भी ये ध्यान रखना है कि चीज़ें ऐसा कुछ ना हो गलती, जिसकी वजह से पूरा एक इतना बड़ा जो हमने सपना लेकर उठे हैं कि इस मुल्क के अंदर इंटरेस्ट फ्री जो सिस्टम पॉसिबल है, उसको हम कायम कर सकें, तो उस पर कोई भी धब्बा ना लगे, कोई भी उसके अंदर रुकावट ना आए। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इंटरनल कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन के फायदे जैसे नुकसानात बताए वही चीज़ें हैं कि हम उसको अगर पॉजिटिव करेंगे तो उसके फ़वाइद हमारे सामने हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट, कंप्लायंस के लिए गवर्नेंस का तरीका, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सेक्शन होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज की ट्रेनिंग वगैरह जो चीज़ें होंगी और एक्सपांशन करने में हमारे लिए आसानी होगी। तो ये कोऑर्डिनेशन हम जो है वो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम जैसे अभी एज़ अ कोऑर्डिनेशन कमिटी है, हम जमा हैं, हमारे बीच हम बातें करेंगे, जैसे अभी आज दिन भर जो प्रोग्राम होगा, आप सब अपनी कोऑपरेटिव से कुछ अपना प्रेज़ेंटेशन देंगे, कुछ चैलेंजेज़ जो आप फेस कर रहे हैं वो आप शेयर करेंगे। इसका कुछ जो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से और आप में से भी कई लोग होंगे, जिनके जो तजुर्बात होंगे उसके कुछ सॉल्यूशन आएँगे और हम ये चीज़ें ये कंटीन्यूअस इवॉल्व होने वाली सिस्टम है, क्योंकि हम अभी इसी हिस्ट्री लिख रहे हैं कि जहाँ पर बहुत सारे लोग ये नाम सुनकर ये बोलते हैं कि मुमकिन नहीं है। मतलब आपका डिमोटिवेशन और डिस्करेज करना इमीडिएट शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी हम अगर इसको एज़ अ चैलेंज लेकर कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ के साथ काम कर रहे हैं और हम अपनी हमेशा सलाहियत को इस मामले में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, जिस तरह तारीख लिखी जा सकती है, इस तरह क्रेडिट कोऑपरेटिव मूवमेंट में हम भी इस मुल्क के अंदर अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे। तो जो सक्सेसफुल कोऑपरेटिव मूवमेंट है, ये जैसे हम देख सकते हैं कि अमूल का बहुत जाना-माना कोऑपरेटिव मूवमेंट यहाँ है, क्रेडिट कोऑपरेटिव, फिर यूरोपियन की है, एग्रीकल्चर। तो ये स्टडी के साथ-साथ हम भी इस तरह का बड़ा सपना देख सकते हैं कि हम भी अपनी इस इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट को हम आगे तक ले जा सकें। तो जो फाइनेंसिंग के मेन जब है कि कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन फाइनेंस, लाइवलीहुड फाइनेंसिंग, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं कि जो किसी वजह से अपने खुद सेल्फ डिपेंडेंसी पे आ जाते हैं, तो उनके अंदर भी बहुत सारी सलाहियत होती है, अगर उनको हम फाइनेंस करें तो उनका भी अ, हो सकता है मैनेजमेंट। यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, भले बहुत सारे यूथ बहुत सारा स्किल्स रखते हैं, लेकिन उनको भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। हाउसिंग असिस्टेंस भी है, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं और इमरजेंसी असिस्टेंस, इसमें हमको हमारे अपने कोऑपरेटिव जो कार्यक्षेत्र है उसके अंदर देखते रहना, इन सारी चीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की नीड पूरी कर सकेंगे। ये सारे फाइनेंस तो तभी हम कर पाएँगे जब हमारी कैपेसिटी होगी, जितना हमारे पास कैपिटल और डिपॉज़िट होगी, तभी हम उसको डिप्लॉय कर सकेंगे। अब एक ऐसे ही मैंने अपने हिसाब से एक विज़न रखा है कि 2035 तक हमें इस स्टेट के अंदर 50 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कायम करनी है इंशाल्लाह। तो पहले हम अभी तो 10 पर हैं जैसे बात हुई, 25 का टारगेट रखते हैं आगे अगले फेज़ के अंदर, और फिर हम अगले मतलब कुछ 7-8 सालों के अंदर हम तकरीबन 50 सोसाइटी का टारगेट रखें। और ये ऐसा नहीं है, हम देखेंगे पिछले 3-4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से शुरुआत हुई, जो कि पहली दूसरी बनने के अंदर काफ़ी वक़्त लगा था। लेकिन अब जैसे बनी और मेंबर आने की तादाद भी अच्छा खासा हो रहा है, जो फिगर्स मैंने आपके सामने शेयर किए, उससे हमें पता चलता है। तो ये इस तरह से ही हम ये मूवमेंट को चलाएँगे इंशाल्लाह।
तो सहूलत का जो एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हालांकि बहुत ज़रूरी नहीं है इसका डिस्कशन करना, लेकिन जैसे आपको लीगली बता दें कि अभी हम इनफॉर्मली जिस तरह कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हम जो इनफॉर्मली कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसको हम लीगल स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं एज ए फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर। अब फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि जैसे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मेंबर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं, और फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर उसी तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो मेंबर बनती है। तो हम इसको अगर पूरे स्टेट लेवल का एक फेडरल स्ट्रक्चर अगर हम सब चाहें कि इसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन कर सके, स्टेट में प्रेजेंट है, तो वो एक फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हम रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होंगी उसके मेंबर होंगी। तो उसी के अंदर वही सारी चीजें जो है हम काम कर सकेंगे कि जैसे अलबरका हुई और दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलकर हम जैसे हम 9-10 सोसाइटीज अभी हैं, तो एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर भी हम जा सकते हैं। हालांकि उसके भी कॉम्प्लाइंसेस वगैरह होंगी, लेकिन उसके अंदर हमारा एक तो प्रेजेंटेशन कहीं भी होगा स्टेट के अंदर, जिस तरह हम सहूलत का भी डेटा कंपाइल करके कहीं भी बात करते हैं, जैसे कभी भी एडवोकेसी की कोई बात होती है तो हमारी जो दिल्ली की टीम है, जब कहीं भी कोई भी मिनिस्ट्री के अंदर कहीं प्रेजेंटेशन देना होता है, इस कोर्स के बारे में बात करनी होती है, पूरा नेशनल डेटा को बताते हैं। ठीक इसी तरह हम स्टेट लेवल पे अगर फेडरेशन बनाकर चाहेंगे तो हम फिर इसको उस के अंदर लेके जाया जा सकता है। तो इसमें बहुत क्लियर है कि फेडरल के अंदर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस तरह काम कर रही है उसके अंदर कोई उनके अख्तियार के अंदर कोई मतलब कमी नहीं आएगी, वो अपना काम जिस तरह से करते हैं वही होगा। तो ईच इंडिविजुअल रिमेन इंडिपेंडेंट इन लीगल आइडेंटिटी, लोकली मैनेज बाय द करंट ऑफिसर्स, जो भी करते हैं लोकली अकाउंटेबल जो है, मतलब अपनी सोसाइटी जिस तरह अभी काम कर रही है ठीक उसी तरह काम करते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर में आने के बाद उस तरह की एक्टिविटी के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। तो इसकी जो मिसालें हैं जो इसमें चलती हैं, जैसे वो देखा जा सकता है स्टेट के फेडरेशन में यूनिफाइड मैक्रो डायरेक्शन देने के लिए हमें इसको किया जा सकता है। तो ये जस्ट आइडिया थ्रो किया है, आप लोग भी इस पे देख सकते हैं। हम आगे चलेंगे नहीं चलेंगे वो मशवरे से देखेंगे, इसकी अगर जरूरत महसूस होगी तो हम बात कर सकते हैं, वरना ऐसा इंटरनल कोऑर्डिनेशन का काम तो हम करते रहेंगे जिससे हमारी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो सके और एक दूसरे से मोटिवेशन भी मिलता है और जमा होते तो काम करने का जज्बा मिलता है, नए आइडियाज आते हैं और फिर हम इसको जो इस मकसद के साथ हम इसका शुरुआत किए हैं इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो वक्त ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए मैं अभी अपना ख़त्म करता हूँ। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर हो आप सभी तो कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।